बेटा हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे चैप्टर 5 और चैप्टर 5 का मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था और मैंने आपको मेंडल्स की जो तीनों लॉ थी उसके बारे में बेसिक बताया था, जिसमें पहली लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने कंप्लीट कर दी थी। अब दो लॉ हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, जिसमें दूसरी जो मेंडल की लॉ थी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उससे मैं शुरू करने वाला हूँ। तो हमारी सेकंड लॉ जो हम पढ़ेंगे बेटा मेंडल की, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर बात करी जाए बेटा, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगती है जब गैमेट फॉर्मेशन होगा। जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एप्लीकेबल है। इसमें क्या होना है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आप यहाँ पे बोलते हैं कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन alleles of a factor और जीन, मतलब ये बोल रहे हैं कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, जो अलील्स हैं जो किसी फैक्टर या जीन के एक मैंने आपको क्या बताया था, मेंडल ने बताया था कि एक जीन की दो अलील हो सकती हैं। ठीक है, मतलब जीन टर्म उन्होंने ना यूज़ करके बेटा मेंडल के हिसाब से फैक्टर टर्म यूज़ किया गया था। जीन टर्म बाद में जोहानसन ने दिया था। तो जो अलील्स होती हैं किसी फैक्टर या जीन की, वो सेग्रीगेट हो जाती हैं एक दूसरे से, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट one of the two alleles, such that one of the two alleles form gamete। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो अलील जो है किसी एक जीन की, जो दो अलील हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाती हैं, मतलब वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, सेग्रीगेट हो जाती हैं एक दूसरे से। किस तरीके से सेग्रीगेट होती है कि उनमें से जो दोनों अलील में से केवल एक अलील जाएगी और गैमेट को फॉर्म कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप इसका एग्जाम्पल ये समझिए कि जैसे यहाँ पे कोई एक पेरेंट है, जैसे कैपिटल टी मैं ले रहा हूँ, कोई टॉल प्लांट था, या कोई ड्वार्फ प्लांट है स्मॉल टी ले रहा हूँ, या कोई हेट्रोजाइगस डोमिनेंट प्लांट था, टॉली था लेकिन हेट्रोजाइगस था। तो अब यहाँ पे जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, इस पेरेंट के अंदर जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो ये दोनों अलील क्या होंगी बेटा, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अलग होके या तो ये वाली अलील या ये वाली अलील, दोनों में से एक अलील जाके गैमेट की फॉर्मेशन कर देगी। दोनों में से एक अलील जाएगी और गैमेट की फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे से सेग्रीगेट होंगी, या तो ये अलील जाएगी या ये अलील जाएगी और गैमेट की फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, और अगर पेरेंट हेट्रोजाइगस है तो हेट्रोजाइगस पेरेंट के अंदर क्या होगा, जब ये दोनों अलील एक दूसरे से अलग होंगी तो या तो ये अलील जा सकती है तो अलग गैमेट बनेगा, तो या अगर ये जाएगा तो एक अलग गैमेट बनेगा। मतलब अगर पेरेंट होमोजाइगस है, ये दोनों कंडीशन क्या है, ये दोनों ही कंडीशन है होमोजाइगस। तो अगर पेरेंट होमोजाइगस है तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि एक टाइप का गैमेट ही बनेगा। ठीक है, वहाँ पे एक टाइप का ही गैमेट बन सकता है। लेकिन अगर पेरेंट हेट्रोजाइगस है, अगर दो डिफरेंट अलील से मिलके अगर कोई जीन
जीन है, तो ऐसी कंडीशन में हेट्रोजाइगस पेरेंट वाली कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे 2 गैमेट बनेंगे और दोनों के बनने की जो प्रोबेबिलिटी है या प्रोपोर्शन है वो इक्वल है। ठीक है, दोनों के बनने की जो प्रोबेबिलिटी है या प्रोपोर्शन है वो इक्वल प्रोपोर्शन में बनेंगे बेटा। मतलब कि 50% चांस है कि ये वाली एलील जाके गैमेट बना ले या 50% चांसेस है यहाँ पे ये गैमेट बना ले। अब मैं वापस एक बार फिर से डेफिनेशन को बोल देता हूँ तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये बोल रहे हैं कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो जो अलील्स होती है किसी भी फैक्टर या जीन की, वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाती हैं। इस तरीके से सेग्रीगेट होंगी कि उन दोनों अलील में से केवल एक जाएगी और गैमेट की फॉर्मेशन करवा देगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि यहाँ पे पहली कंडीशन थी जहाँ पे एक होमोजाइगस पेरेंट था, दूसरी कंडीशन थी जिसमें एक होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट था। तो दोनों में से इसके पास में कैपिटल टी 2 अलील्स थी, इसके पास स्मॉल टी 2 अलील्स थी। तो दोनों में से क्या हुआ कि एक अलील गई और नीचे गैमेट की फॉर्मेशन करा दिया। चाहे ये वाली चली जाए अलील या ये चली जाए, भाई गैमेट तो एक ही टाइप का बन सकता है। यहाँ पे देखिए ये वाली एलील चली जाए या ये वाली चली जाए, गैमेट की फॉर्मेशन एक ही होगी, है ना। लेकिन अगर पेरेंट हेट्रोजाइगस है, यहाँ पे देखिए हेट्रोजाइगस पेरेंट है, 2 डिफरेंट एलील्स है। अब इसमें क्या है कि अगर ये एलील जाएगी तो देखिए गैमेट जो है डोमिनेंट वाला एलील जाके गैमेट बना रही है, और अगर ये वाली एलील जाती है तो रिसेसिव जाके एलील वो गैमेट की फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ पे दूसरी वाली कंडीशन में हमें हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन में 2 गैमेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोनों के बनने की जो प्रोपोर्शन है या प्रोबेबिलिटी है वो 50% होती है बेटा, वो 50% होती है। ठीक है, तो ये तो बात रही आपके गैमेट फॉर्मेशन की, है ना, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। अब इससे रिलेटेड बहुत तरीके के बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस कौन से हैं, तो उन क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे पूछा जाएगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके का यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपको गैमेट बनाने से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सपोज करो आपको बोला गया कि कोई पेरेंट है इस तरीके का, ठीक है, जिसका जीनोटाइप मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये रहा, और दूसरा पेरेंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिसका जीनोटाइप इस तरीके का है, हेट्रोजाइगस है। यहाँ पे होमोजाइगस ले रहा हूँ, चौथी कंडीशन भी होमोजाइगस ले रहा हूँ। अब आपसे बोल रहे हैं कि इन दोनों में से बताइए गैमेट कौन ज़्यादा बना सकता है। तो इसका बहुत एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, या इसको आप याद करने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो उससे आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको गिनने हैं नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए ये पहला होमोजाइगस 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 होमोजाइगस, मतलब पहली वाली कंडीशन में आपको हेट्रोजाइगस एक भी नहीं मिल रहा, हेट्रोजाइगस एक भी नहीं मिल रहा। तो ऐसी कंडीशन में केवल एक गैमेट बन सकता है, और वो गैमेट बनेगा कि यहाँ पे या तो ये वाली ए कैपिटल चली जाएगी, यहाँ पे दोनों में से कोई भी जा सकती है, यहाँ पे ये जाए या ये जाए, बनेगा एक ही, ये चली जाए गैमेट एक ही बनेगा, यहाँ पे ये डी चली जाए, ये डी चली जाए, गैमेट एक ही बनेगा। मतलब यहाँ पे कुल मिला के गैमेट एक बन सकता है, वो है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। ये गैमेट बनने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी दूसरी वाली कंडीशन की, ये पहली कंडीशन थी जिसमें एक गैमेट बना के दिखाया मैंने, केवल एक गैमेट यहाँ पे बन सकता है और वो गैमेट मैंने आपके सामने बनाया। लेकिन अगर पेरेंट हेट्रोजाइगोट है तो आप पहले गिनेंगे कि कितने पॉइंट पे हेट्रोजाइगस है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको पहले पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन मिल रही है, और दूसरे पॉइंट पे और तीसरे पॉइंट पे और चौथे पॉइंट पे आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं मिल रही। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे बेटा, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और फॉर्मूला है दैट इज़ 2 की पावर n। ठीक है, n का मतलब होगा यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट की नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स कितने हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए यहाँ पे 1 और 2 हेट्रोजाइगोट हैं, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कितने टोटल, केवल 4 गैमेट मिल सकते हैं।
ये 4 गैमेट बनाएगा। अब वो 4 गैमेट कैसे बन सकते हैं, तो उन 4 गैमेट्स को मैं बना के दिखा देता हूँ। एक मेथड है जिसे फोर्क मेथड कहते हैं। फोर्क मेथड में आप क्या करेंगे, कैपिटल A लिखेंगे, स्मॉल a लिखेंगे, ठीक है, जो हेट्रोजाइगस है। इसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल B लिखेंगे, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये कैपिटल B स्मॉल b कर लीजिएगा, उसी की एलिलिक फॉर्म को बेटा एक साथ लिखिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, तो आप इसे स्मॉल b साथ में कर दीजिएगा, ठीक है। तो कैपिटल B स्मॉल b हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल B और स्मॉल b हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन हेट्रोजाइगस हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये C और D एक ही बनेगा, C और D एक ही बनेगा, C और D एक ही बनेगा, C और D एक ही बनेगा। तो यहाँ पे जो पहली कंडीशन है वो है A, B, C और D। दूसरी कंडीशन बनेगी A स्मॉल b कैपिटल C कैपिटल D। तीसरी कंडीशन बनेगी स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D। तीसरी कंडीशन बनेगी स्मॉल a स्मॉल b, है ना, कैपिटल C एंड कैपिटल D। तो आप देखिए मैंने आपको फॉर्मूले से 4 गैमेट बना के दिखाए, और यहाँ पे भी मैंने आपको चारों के चारों गैमेट, देखिए ये पहला गैमेट हो गया, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इस 4 गैमेट बने, और चारों को मैंने आपको बना के दिखाया कि ये चारों गैमेट बेटा किस तरीके से बन सकते हैं फोर्क मेथड को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि वहाँ पे गैमेट बनेंगे, मतलब ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है हालांकि, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, मैं क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और वो हेट्रोजाइगस है, वो हेट्रोजाइगस है एट 2 लोकस या लोकाई। तो आपको देखना है कि यहाँ पे कितने लोकस पे, लोकस मतलब कितने पॉइंट पे वो उसे हेट्रोजाइगोट बता रहा है। तो अगर यहाँ पे 2 बताया, चलो सपोज करो मैं यहाँ 2 ना लेके 4 ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ कि ये हेट्रोजाइगस है 4 लोकस पे या 4 लोकाई पे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, 2 की पावर n, बहुत सिंपल फार्मूला है। और जितने पॉइंट पे उसने हेट्रोजाइगस बताया है, जैसे यहाँ पे 4 पॉइंट पे इसने हेट्रोजाइगस बताया है, तो 2 की पावर n में आप क्या करेंगे, 2 की पावर 4 कर देंगे बेटा। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो यहाँ पे 16 गैमेट बनेंगे बेटा। इसी तरीके से आपको कितने भी पॉइंट पे वो, कितने भी लोकस पे वो हेट्रोजाइगस बता सकता है, आपको उस हिसाब से इसके आंसर को इस फॉर्मूले में पुट करके आप आंसर दे सकते हैं। अब आपको कई तरीके के, कई नेचर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे अगर आप करेंगे तो, और आपको बस एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि कितने गैमेट बन रहे हैं और कितना क्या बन रहा है, क्या है, कैसे, सारी चीज़ें इससे हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं बेटा, अगली बात हम लोग कर लेते हैं कि तीसरी लॉ हमारी क्या कहती है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जो पहली 2 लॉ होती है, हमने जो पहली 2 लॉ पढ़ी है, कौन कौन सी पहली लॉ पढ़ी, सबसे पहली पढ़ी थी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। और दूसरी लॉ हमने पढ़ी बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरी लॉ हमने पढ़ी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों लॉ को हम लोग ईजिली मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पढ़ सकते हैं। हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके ईजिली इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें तीसरी लॉ पढ़ेंगे तो हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा बेटा। तो थर्ड लॉ है हमारी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करूं तो इस लॉ को पढ़ने के लिए आपको बेटा डाइहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के लिए आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ना होगा। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं पहले, फिर उसके बाद में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की हम बात करते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा
तीसरी लॉ जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा वो किसका होगा और किसके रिस्पेक्ट में ये बात करी जा रही है। तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करके दिखा रहा हूँ, डाई हाइब्रिड क्रॉस करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताता हूँ कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा बेटा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि जब भी हम लोग दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके क्रॉस करें, उस क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। मतलब जब मैंने यहाँ पे सपोज़ करिए एक कैरेक्टर लिया था टॉल और उसको मैंने क्रॉस कराया ड्वार्फ के साथ में, तो दोनों तरफ एक और यहाँ पे एक, तो ऐसे में जहाँ पे हमने एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। लेकिन टॉल के साथ में मैं सपोज़ करिए बेटा वॉयलेट फ्लावर ले लेता हूँ और ड्वार्फ के साथ में वाइट फ्लावर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे एक और ये दो, यहाँ पे एक और ये दो, तो दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो जाएंगे, और जब दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पे होंगे और जब उनके बीच में क्रॉस होगा तो ऐसे क्रॉस को बेटा हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के लिए ध्यान से समझिएगा आप, डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे जो आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है मैं उसी एग्जाम्पल का सहारा लूँगा और आपको बताऊँगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस को कैसे किया जा सकता है बेटा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहला पेरेंट ले रहा हूँ जिसके पास में राउंड और येलो सीड्स है, या मैं एक काम कर ले रहा हूँ राउंड एंड येलो सीड को डोमिनेंट के तौर पे ले रहा हूँ और रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड को एक रिसेसिव कैरेक्टर के तौर पे ले रहा हूँ। तो राउंड एंड येलो सीड को मैंने यहाँ पे लिया और मैंने इसको क्रॉस करवाया है, ये मेरे पेरेंट्स हैं इसके लिए, इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो राउंड एंड येलो सीड और इसको मैंने क्रॉस कराया है रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड के साथ में, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड के साथ में, ठीक है जी। अब ये जो मैंने सबसे पहले लिखे हैं ये बेसिकली क्या थे, ये बेटा पेरेंट्स हैं, ये क्या है, ये पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनका मैं जीनोटाइप लिख लेता हूँ, इनका मैं जीनोटाइप लिख देता हूँ। तो राउंड के लिए जो जीनोटाइप होगा बेटा वो होगा कैपिटल आर कैपिटल आर, येलो के लिए जीनोटाइप होगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई, रिंकल्ड के लिए जीनोटाइप होगा स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए जो अलील होंगी या जीनोटाइप होगा वो स्मॉल वाई होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनके गैमेट्स बना देता हूँ। तो बेटा गैमेट जब मैं बनाऊँगा तो गैमेट के लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगी, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इन दोनों में से एक आर अलग होगी और आके गैमेट की फॉर्मेशन करवाएगी, और यहाँ पे दोनों में वाई में से एक वाई आएगी और गैमेट की फॉर्मेशन करवाएगी। तो ये एक कैपिटल आर, ये एक वाई। इसी तरीके से यहाँ पे ये दोनों हैं, इसमें से स्मॉल आर, इसमें से स्मॉल वाई, ठीक है, ये गैमेट बना लेंगे। अब यहाँ पे पहला गैमेट हमारे पास में बन गया है, दैट इज़ कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे पहला गैमेट बन गया है हमारे पास स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये जो दोनों गैमेट्स बने इनको हम लोग क्या करेंगे, फ्यूज़ करा देंगे और F1 हाइब्रिड या F1 जनरेशन हमारे पास में मिल जाएगा। तो हमारे पास में फीलियल 1 जनरेशन आएगी, फीलियल 1 जनरेशन आ जाएगी। अब फीलियल 1 जनरेशन में हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमारे पास में गैमेट ये जो F1 हाइब्रिड बना है ये बना है क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगी, तो ये जो
कैपिटल डोमिनेंट कैरेक्टर है जो राउंड के लिए है, वो इस रिसेसिव जो रिंकल्ड के लिए कैरेक्टर वाली अलील थी उसको सप्रेस कर देगा। इसी तरीके से ये येलो कलर वाली जो अलील है, ये जो ग्रीन वाली अलील थी या ग्रीन कलर को कोड करने वाली जो अलील थी उसको सप्रेस कर देगा, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्म यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो F1 जनरेशन आएगी वो हमारी क्या होगी, राउंड एंड येलो होगी। वो हमारी क्या होगी, राउंड एंड येलो होगी। तो जितने भी हमें यहाँ पे पहली जनरेशन में सीड मिलेंगे वो राउंड एंड येलो सीड मिलेंगे बेटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे F1 जनरेशन हो चुकी है, यहाँ पे F1 जनरेशन हो चुकी है, हमें F2 जनरेशन लानी है। तो F2 जनरेशन लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेल्फ क्रॉस करा देंगे। हम इसे क्या करा देंगे, हम इसे सेल्फ क्रॉस करा देंगे या इसकी सेल्फिंग करा देंगे। और सेल्फिंग कराने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y को लेंगे और इन्हें क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को आप। क्रॉस कैसे होगा, क्रॉस करने से पहले गैमेट बनने ज़रूरी है, और गैमेट बनाने के लिए अभी आपको मैंने एक फोर्क मेथड समझाया था। क्या मेथड समझाया था, फोर्क मेथड बताया था। तो फोर्क मेथड में क्या किया था हमने, मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास में कैपिटल R, स्मॉल r दो हेट्रोजाइगस है और इधर आपके पास में कैपिटल Y और स्मॉल y है। इसी तरीके से एक कैपिटल Y और एक स्मॉल y को ऐसे ले लीजिए। अब यहाँ पे गैमेट बनाइए, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। तो अब आपके पास में 4 गैमेट बन के आ चुके हैं। ये पहला गैमेट बन गया, ये दूसरा गैमेट बन गया, ये तीसरा गैमेट बन गया, ये चौथा गैमेट बन गया। बेटा 4 गैमेट बन गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इन चारों गैमेट्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली एक चेकर बोर्ड में, जिसे पनेट स्क्वायर कहते हैं, उस पनेट स्क्वायर के अंदर पुट कर देते हैं। अब उसके अंदर जब हम इन्हें पुट करेंगे चारों गैमेट्स को, तो देखिएगा कैसी कंडीशन बनेगी। मैं आपके सामने एक पनेट स्क्वायर बना देता हूँ, ठीक है। एक मैं पनेट स्क्वायर आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ बेटा। तो पनेट स्क्वायर को ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैं 4 रो एंड 4 कॉलम्स में लूँगा और वहाँ पे मैं क्रॉस करा के जो ऑफस्प्रिंग के रिजल्ट्स आएंगे उन्हें लिखूँगा बेटा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को आप। यहाँ पे जो मेरे पास गैमेट आए थे वो थे कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। ये 4 गैमेट थे। अब यहाँ पे पहली कंडीशन में आएगा कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल r, स्मॉल y, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम आपस में क्रॉस करेंगे तो हमारे पास में कुछ रिज़ल्ट ऐसे आएंगे। पहले इसको और इसको क्रॉस कराएंगे, फिर इसको और इसको साथ में क्रॉस करा देंगे। तो आप देखिएगा आपको क्या कंडीशन मिल के आएगी, ठीक है। बेटा हमारे पास में ये 16 रिज़ल्ट्स बन के आ गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इसके अंदर ये जो 16 के 16 रिज़ल्ट बने हैं, इन 16 रिज़ल्ट्स को आपके सामने इनका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है वो है फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो
तो फिनोटिपिक रेशियो की पहले हम बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए क्या मिलेगा फिनोटिपिक रेशियो, तो आप देखेंगे कि जो सबसे पहला प्लांट है बेटा, जो यहाँ पे सबसे पहला प्लांट है ये वाला, ठीक है, मैं थोड़ा दूसरा कलर ले रहा हूँ, ये वाला, ये क्या मिलेगा सबसे पहले, राउंड एंड येलो प्लांट मिलेगा। दूसरा वाला भी हमें क्या मिलेगा, राउंड एंड येलो मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे भी एक कैपिटल या डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होगी किसी भी कैरेक्टर की, वो कैरेक्टर बेटा डोमिनेंट ही आएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे भी राउंड एंड येलो मिलेगा, यहाँ पे भी राउंड एंड येलो मिलेगा, यहाँ पे भी हमें राउंड एंड येलो मिलेगा। इस कंडीशन में हमें राउंड एंड येलो नहीं मिलने वाला, यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन मिलेगा, यहाँ पे हमें राउंड एंड येलो मिलेगा, यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन मिलेगा, यहाँ पे राउंड एंड येलो मिलेगा, यहाँ पे राउंड एंड येलो मिलेगा, यहाँ पे हमें रिंकल्ड एंड येलो मिलेगा, यहाँ पे रिंकल्ड एंड येलो मिलेगा, इसके अंदर राउंड एंड येलो मिलेगा। तो जो भी बेटा राउंड एंड येलो वाले मिले उन्हें हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे हमें 9 प्लांट मिले जो कि राउंड एंड येलो थे, जो कि राउंड एंड येलो थे, ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टर हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखिएगा बेटा, आप देखिएगा यहाँ पे हमें क्या मिला, राउंड एंड ग्रीन, ये वाला हमें क्या मिला, राउंड एंड ग्रीन, और ये वाला हमें क्या मिला, राउंड एंड ग्रीन। तो 1 2 और 3 प्लांट हमें क्या मिलेंगे, राउंड एंड ग्रीन मिलेंगे। तो 3 प्लांट हमें मिले बेटा जो कि राउंड एंड ग्रीन थे, ठीक है। और एक और कैरेक्टर देख लेते हैं जो बचा हुआ है, ठीक है। आप ये देखिए, ये क्या है, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। तो 1 2 और 3 हमें प्लांट मिलेंगे जो कि रिंकल्ड एंड येलो होंगे, जो कि रिंकल्ड एंड येलो होंगे, जो कि रिंकल्ड एंड येलो होंगे। और सबसे लास्ट जो प्लांट बचा हुआ है बेटा ये वाला, दैट इज़ रिंकल्ड एंड ग्रीन, वो केवल 1 मिलेगा। तो टोटल हमारे पास में 16 रिज़ल्ट आएंगे, और उन 16 रिज़ल्ट में हमें 9 प्लांट मिलेंगे राउंड एंड येलो, 3 प्लांट मिलेंगे राउंड एंड ग्रीन, 3 प्लांट मिलेंगे रिंकल्ड एंड येलो, और 1 प्लांट मिलेगा हमें दैट इज़ रिंकल्ड एंड ग्रीन बेटा, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। तो अब ये तो रही बात आपके फिनोटिपिक रेशियो की। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होने वाला है। तो जीनोटिपिक रेशियो को आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, पहले जीनोटिपिक रेशियो लिख देता हूँ कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पे मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात कर लेता हूँ। तो जीनोटिपिक रेशियो जो यहाँ पे मिलेगा बेटा वो होगा 1 रेशियो, वो होगा 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1, ठीक है। आप इन्हें रिजल्ट्स को एक बार काउंट कर लीजिए, ये हो जाएंगे हमारे 3 4 6 10 12 13 15 16। तो हमारे पास 16 हमारे ऑफस्प्रिंग थे, 16 ही हमारे जीनोटाइप होने चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन से प्लांट ऐसे हैं जो जिनका जीनोटाइप ये है 4 है। ये 4 रेशियो जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। तो आप अगर डायगोनली जाते हैं बेटा, इन चारों को देखते हैं, 1 2 3 और 4, मतलब आप डायगोनली देखिए, ये चारों के चारों का जो जीनोटाइप है वो बिल्कुल हेट्रोजाइगस है, एग्जैक्ट हेट्रोजाइगस है। मतलब 16 में से 4 रिजल्ट ऐसे मिल रहे हैं जो हेट्रोजाइगस है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें 4 प्लांट मिले जिनका जीनोटाइप था कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब बात कर लेते हैं कि ये जो 2 प्लांट्स हैं ये कौन से वाले हैं। तो आप देखिए बेटा, आप देखेंगे इन दोनों को देख लीजिए, एक ये और एक ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं बेटा। इन दोनों का जीनोटिपिक रेशियो बिल्कुल सेम है, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब अगले इन 2 प्लांट्स को ढूंढ लेते हैं कि ये 2 प्लांट्स कहाँ पे हैं बेटा। तो अगर आप देखें इन दोनों प्लांट्स को, ठीक है, अगर आप इन दोनों प्लांट्स को देखें तो एग्जैक्ट दोनों का जीनोटाइप सेम है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 प्लांट हैं ये हो जाएंगे हमारे क्या, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, है ना। अब ये 2 प्लांट्स कौन से हैं जिनका जीनोटाइप, ये 2 और बचे हैं रेशियो। तो अब ध्यान से समझना, आपको देखिएगा कि यहाँ पे मैं दोनों को हैश कर दे रहा हूँ, एक ये और एक ये, दोनों एग्जैक्ट सेम है। देखो दोनों का जीनोटाइप कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y नॉट स्मॉल y, दोनों कैपिटल Y है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, उसमें भी होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो दैट इज कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, है ना। अब लास्ट जो ये 2 बचा हुआ है रेशियो, इसको भी ढूंढ लेते हैं हम लोग, और वो आपके सामने जो मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से है, ये और ये। मतलब आप देखेंगे तो एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों का जीनोटाइप बिल्कुल सेम है बेटा। दैट इज कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, ठीक है। तो ये तो रही बात यहाँ पे, ये जो भी मैंने ढूंढे थे 2:2 रेशियो में जितने भी हैं वो सब ढूंढ लिए हैं, 4 रेशियो वाला भी ढूंढ लिया है। अब बचे हैं जो 1:1 वाले हैं, कितने बचे हैं, 1 2 3 और 1 4। तो इसको भी बहुत आसान है ढूंढना। देखिए कैसे आसान है, तो आप देखेंगे जैसे मैंने डायगनली ये 4 बताए, आप इस डायगनल में आ जाएं, ये चारों प्लांट ऐसे बचे हुए हैं जिनका कोई पेयर नहीं है। देखिए ये इकलौता प्लांट बचा हुआ है, ये इकलौता एक प्लांट बचा हुआ है, ये इकलौता बचा हुआ है, और ये तो इकलौता था ही 9:3 रेशियो 1 में भी। तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो पहला प्लांट आएगा ये क्या होगा, ये होगा कैपिटल R कैपिटल Y। ये जो बचा हुआ एक प्लांट है ये क्या होगा, ये होगा बेटा कैपिटल R स्मॉल y। इसी तरीके से ये जो है प्लांट ये क्या होगा, ये होगा स्मॉल r कैपिटल Y, एंड लास्ट वाला जो बचा हुआ है वो ये है स्मॉल r स्मॉल y। तो ये हमारा जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों रेशियो मैंने आपके सामने बेटा निकाल दिए हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। अब बेटा यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहती है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए आपको वापस वहीं पे पहुँचना पड़ेगा जहाँ पे हम वापस थे। तो देखिए मैं आपके सामने फिर से उसी चीज़ को खोल दे रहा हूँ जो मैंने आपको पहले बताई थी। देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहती है कि व्हेन 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, देखिए कह रही है व्हेन 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर हैं, दे आर कंबाइंड टू फॉर्म अ हाइब्रिड। इन्होंने कंबाइन किया, एक हाइब्रिड को फॉर्म किया। पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया, when 2 pair of characters are combined to form a hybrid। तो इन्होंने मिलके क्या किया, यहाँ पे एक F1 हाइब्रिड बना दिया, एक F1 हाइब्रिड तैयार कर दिया। अब क्या होगा, अब कह रहे हैं कि जब ये हाइब्रिड बन जाएगा इन दोनों कैरेक्टर पेयर से मिलके, इसके अंदर जो सेग्रीगेशन होगा ऑफ 1 कैरेक्टर
इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। मतलब यहाँ पे जो ये अलील आई थी, देखिए यहाँ से डोमिनेंट पेयर में आई थी, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये क्या कह रही हैं कि जब ये सारी अलील मिलके इन्होंने हाइब्रिड बना लिया और ये हाइब्रिड जब गैमेट की फॉर्मेशन करेगा तो इसके अंदर जो अलील है इनका जो असॉर्टमेंट होगा, असॉर्टमेंट मतलब ये जब अलग होंगी गैमेट बनाने के लिए तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी। मतलब कहने का ये है कि ये जो कैपिटल आर है ये कैपिटल वाई के साथ ही गैमेट नहीं बनाएगी, ये इंडिपेंडेंट है कि ये स्मॉल वाई के साथ भी जाके गैमेट की फॉर्मेशन कर सकती है। इसी तरीके से ये जो स्मॉल आर थी रिसेसिव थी तो ये स्मॉल आर के साथ ही गैमेट नहीं बनाएगी, ये कैपिटल वाई के साथ भी जाके गैमेट की फॉर्मेशन कर देगी। मेरी बात आप समझिएगा, मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। क्या कि जो कैपिटल या डोमिनेंट अलील है वो डोमिनेंट दूसरी अलील के साथ, उस दूसरे पेयर की अलील के साथ ही नहीं रहेगी, वो किसी रिसेसिव के साथ भी जाके गैमेट बना सकती है। और कोई रिसेसिव अलील है तो वो रिसेसिव के साथ ही नहीं रहेगी, वो डोमिनेंट कैरेक्टर के या डोमिनेंट अलील के साथ भी गैमेट फॉर्म करेगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब जब भी दो पेयर ऑफ कैरेक्टर एक हाइब्रिड को बनाएंगे और हाइब्रिड के अंदर जो कैरेक्टर पेयर वो हाइब्रिड में आ गए थे वो एक दूसरे से असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। और वो ही गैमेट्स जब एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ नॉन पेरेंटल टाइप के कैरेक्टर मिलेंगे। देखिए हमने कुछ ऐसे रिजल्ट्स देखे यहाँ पे जो पेरेंट के अंदर कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया करते थे। मतलब आप देखिए पेरेंट्स जो थे उनके पास एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ, पेरेंट्स के बाद अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो पेरेंट्स के पास में, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को आप, पेरेंट्स केवल ये थे, एक ये वाला और एक लास्ट ये वाला, ये दो ही तो पेरेंट्स थे बस। लेकिन जितने भी यहाँ पे रिजल्ट आए 16 रिजल्ट में से 14 रिजल्ट ऐसे थे जो बिल्कुल अलग थे, जो पेरेंट के कॉम्बिनेशन से बिल्कुल अलग थे। तो वो क्यों अलग थे? वो इसलिए अलग थे क्योंकि वहाँ पे जो उनका F1 हाइब्रिड बना उसके अंदर जो सेग्रीगेशन हुआ है अलील्स का या उनका जो असॉर्टमेंट हुआ है गैमेट फॉर्मेशन के लिए वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसी की वजह से यहाँ पे देखिए आप नए नए कॉम्बिनेशन बन के आ रहे हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन देखिए, ये कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ है तो ये कैपिटल आर ने स्मॉल वाई के साथ भी क्या किया है, आपका ऑफस्प्रिंग को फॉर्म किया है। देखिए कैपिटल आर ने स्मॉल वाई के साथ किया, स्मॉल आर ने स्मॉल वाई के साथ भी किया है, स्मॉल आर ने कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट फॉर्मेशन की है। और ये क्यों हुई है? क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पे लग रही थी बेटा। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पे लग रही थी और ये तीनों लॉ थी बेटा, ये तीनों लॉ थी मेंडल की जो मुझे आपको समझानी थी। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा कि नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस बताऊंगा कि नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस